हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा गौरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे किसकी, गैमेटोजेनेसिस की बात चल रही थी। और गैमेटोजेनेसिस में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आप लोगों को बताया था। मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन से थे, एक तो था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, या इसको हम कह देते हैं हिंदी में शुक्राणु पूर्वी अवस्था का निर्माण। इसका मतलब कि जो वृषण में या टेस्टिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, उनके मध्य समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा इस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया था, स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो गया था, जो कि एक गोल गतिहीन संरचना थी। ठीक है ना, यानी इस तरह से मैंने बताया था, एक एगुणित गोल गतिहीन संरचना का क्या हो गया, निर्माण हो गया। साहब ये हो गए क्या, स्पर्मेटिड। ठीक है ना, लेकिन अभी स्पर्म नहीं बना था। स्पर्म कब बनता है कि जब स्पर्मेटिड या जो गोल गतिहीन संरचना होती है, इसमें अनेक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, और अनेक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों द्वारा एक गतिशील एगुणित संरचना का निर्माण होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के फलस्वरूप बनने वाली स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड किसका निर्माण करती है, स्पर्म का निर्माण करती है। तो इस स्पर्म यानी इस संरचना से इस संरचना तक का निर्माण होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस कह देते हैं। यानी इसको हम शुक्र कायांतरण कहते हैं। अब शुक्र कायांतरण की परिभाषा क्या होती है, तो देखो, गोल गतिहीन अचल संरचना में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों द्वारा गतिशील शुक्राणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण, या इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस भी कह देते हैं। ठीक है ना, यानी अब हमारे पास किसका निर्माण हो गया, शुक्राणु का। स्पर्मेटिड कैसी थी, गोल गतिहीन संरचना थी। यहाँ हम देखते हैं कि ये संरचना कितने पार्टों में बटी हुई होती है, 3। देखो, इसका सबसे पहला पार्ट होता है हेड, इसका सेकंड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल पीस, और इसका थर्ड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, टेल कह देते हैं। इसका मतलब शुक्राणु का शरीर कितने भागों में बना होता है, 3 भागों में बना होता है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। तीनों भागों का कार्य अलग अलग होता है, और तीनों भागों का निर्माण किस तरह से होता है वो हम डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेड का निर्माण किस तरह से हुआ। तो हेड के निर्माण की बात करें, देखो एक चीज याद रखना कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है तो उसके अंदर अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, जिनमें केंद्रक में परिवर्तन होते हैं, कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होते हैं, और शुक्राणु के अंदर उपस्थित अनेक संरचनाएं जैसे गोल्जिकाएं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, आदि में विभिन्न क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और उन विभिन्न परिवर्तनों के दौरान वो अनेक संरचनाओं का निर्माण करते हुए क्या बना देते हैं, स्पर्म बना देते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं सुनो। सबसे पहले ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप फोकस करोगे इस डायग्राम पर। ये हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्पर्मेटिड क्या है साहब, एक कोशिका है। स्पर्मेटिड क्या है, एक कोशिका है। अब उस कोशिका में सारे कोशिकांग तो होते ही हैं, जैसे केंद्रक भी पाया जाता है, गोल्जिका पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सारी संरचनाएं होती हैं। इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं साहब, हम किसका निर्माण पढ़ रहे हैं, हेड का। तो हेड के निर्माण के समय क्या क्या चेंजेज होते हैं सुनिए। सबसे पहला काम, न्यूक्लियस पर आते हैं हम। ठीक है, देखो न्यूक्लियस में परिवर्तन होते हैं सबसे पहले। और न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित अधिकांश क्या, केंद्रक द्रव्य क्या कर दिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है।
ठीक है। इसमें पाई जाने वाली अधिकांश क्या प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, ठीक है ना, यानी आदि अनावश्यक पदार्थ क्या किए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, केंद्रक, और केंद्रक में से ये सारे पदार्थ क्या किए, सब बाहर निकाल दिए। अब केंद्रक में से ये सारे पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं, केंद्रक में केवल क्या बचा रह जाता है, केंद्रक में केवल क्या रहता है, सब डीएनए रहता है। क्या बच गया, डीएनए। या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का एक जो जीनोम था, एन था, वो इसके अंदर है। बाकी अदर पदार्थ क्यों निकाले जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु का शरीर कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जिससे वो आसानी से क्या कर सके, मूवमेंट्स कर सके, गति कर सके, ठीक है ना। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसको मूवमेंट्स करते हुए कहाँ तक पहुँचना होता है, ओव्यूम, अंडाणु तक पहुँचना होता है, तो उसका शरीर क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तभी तो वो तेज भाग सकता है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे आ जाओ, इसका मतलब ये सारे बेकार पदार्थ जिनकी हमें, क्योंकि केंद्रक से हमें केवल एक जीनोम सेट चाहिए होता है, वो रह जाता है, बाकी पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ये पदार्थ जब बाहर निकल जाते हैं ना, तो देखो केंद्रक कैसा होता है, एकदम राउंड शेप्ड होता है। लेकिन जब ये सारे पदार्थ इससे बाहर निकल गए तो केंद्रक है वो कौन सी शेप्ड में बदल गया, ड्रम शेप्ड हो जाता है, या इसको हम बोल देते हैं क्या, केंद्रक कैसा हो गया, गुंबदाकार हो जाता है, गुंबद के समान हो गया, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं साहब कि केंद्रक के एक पार्ट या निचले पार्ट में क्या होगा, इसमें एक खांच बन जाती है। इस तरह से अपन बात करें तो देखो इस तरह से क्या बन गया, केंद्रक में खांच बन जाती है इस तरह की, ठीक है। ये हो गया साहब। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गए केंद्रक में परिवर्तन, समझ गए। सेकंड परिवर्तन देखो, तो हेड में एक तो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या परिवर्तन थे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो हेड में और क्या पाया जा रहा है, एक्रोसोम। ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये पाया जा रहा है, जो कि स्पर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साहब। इसका निर्माण कैसे होगा, देखिए इसका निर्माण होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, यानी गोल्जी काय से, ठीक है। क्या होता है, गोल्जी काय में कुछ परिवर्तन स्टार्ट होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं कि गोल्जी काय तुमने पढ़ा होगा, अनेक पट्टलिका एवं रिक्तिकाओं द्वारा निर्मित संरचना होती है। तो सबसे पहले इनमें क्या होगा कि कुछ रिक्तिकाएं आपस में, जैसे ये रिक्तिका है, ये क्या करेंगी आपस में धीरे धीरे, जैसे हमने देखा साहब यहाँ लो ये 2-3 रिक्तिका थी, ये धीरे धीरे क्या हो गए, आपस में मिलती हुई चली गई, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ, ये रिक्तिकाएं मिली, और इन रिक्तिकाओं के मिलने से एक बड़ा पार्ट बनता है या बड़ी रिक्तिका, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक्रोब्लास्ट कह देते हैं, इसे अग्रकोरक कह देते हैं, समझ गए। और इसी के साथ में एक छोटा सा इसमें एक कण होता है ग्रेन्यूल्स, वो इसके अंदर बनता है। अब ये ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे क्या होता है, सब बड़ा होता चला जाता है। तो याद रखना कि देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये संरचना एक्रोब्लास्ट है, और इस एक्रोब्लास्ट के अंदर ये जो कण था, ये एक छोटा सा ग्रेन्यूल्स डेवलप होता है, विकसित होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। इसका मतलब ये एक्रोब्लास्ट रिक्तिकाओं द्वारा बनी हुई संरचना, और ये क्या हो गया, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हो गया। ये धीरे धीरे मूवमेंट्स करते हुए सब किसकी तरफ आता है, न्यूक्लियस के शीर्ष भाग, क्योंकि इसके पश्च भाग में तो क्या बनी हुई है, खांच। अब इस शीर्ष भाग की तरफ हम बात कर रहे थे साहब कि गोल्जी काय धीरे धीरे लगभग क्या होता है, रिग्रेस होने लगता है, अपहासित होने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे इसकी पटलिकाएं अपघटित होने लगती हैं। अपने पास क्या होता है, एक्रोब्लास्ट ये रहा, और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स ये रहा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, गोल्जी काय के अधिकांश पार्ट है अलग होते हैं, धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल है वो अलग होता हुआ चला जाता है। अब ये जो संरचना है ये कहाँ आके, देखो ये हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का शीर्ष भाग, न्यूक्लियस के शीर्ष भाग पर एक चीज़ और याद रखना कि कुछ रिक्तिकाएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं, और मिलकर क्या है, इस तरह क्या एक्रोसोमल आशय बना लेते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, देखो इसको हम क्या कह देते हैं, एक्रोसोमल आशय, ठीक है। अब सुनो,
इस तरह से हमने देखा कि ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे किस पर व्यवस्थित होता चला जाता है, केंद्रक के शीर्ष भाग पर। देख लिया, ये रहा साहब केंद्रक, ये था केंद्रक या न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है कि ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स इस तरह से इस पर व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ये हो गया एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। और ये इस पर क्या हुआ, जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स इस पर व्यवस्थित हो गया, और इसके ऊपर हमने बात की थी ना साहब क्या होता है, एक्रोब्लास्ट। और एक्रोब्लास्ट के अलावा मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर कुछ रिक्तिकाएं मिलती हैं, उन रिक्तिकाओं के अंदर उपस्थित द्रव्य बाहर निकाल दिया जाता है, और वो रिक्तिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं, मिलती चली जाती हैं। देखो हम मान लेते हैं साहब ये कुछ रिक्तिकाएं थीं, इन रिक्तिकाओं के मध्य से क्या हुआ साहब, कुछ पदार्थ थे वो बाहर हो गए। इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या बना लेती हैं, एक अपन बात कर लें साहब, इस तरह से ये रिक्तिकाएं मिलकर एक लेयर बना लेती हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये लेयर क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ से फैलना स्टार्ट होता है, और यहाँ से फैलती फैलती ये क्या करेगी, ये लेयर यहाँ से चलती है धीरे 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 धीरे, कंप्लीट तो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स को ढक लेती है, ठीक है ना, और कंप्लीट न्यूक्लियस यानी पूरे केंद्रक को और इसको ढक लेती है। अब देखो एक चीज याद रखना, अपन बात करें ये एक्रोसोम, यानी अब क्या हुआ, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस के शीर्ष भाग पर व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करता है, एक्रोसोम का बन गया एक्रोसोम। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात देखो कि इस एक्रोसोम के ऊपर जो परत है, या हम कह सकते हैं गोल्जी काय की रिक्तिकाओं द्वारा जो आवरण बनता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, गैलिया कैपिटिस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, गैलिया कैपिटिस। या फिर याद रखना ये पूरी स्ट्रक्चर यानी जो इसके ऊपर शीर्ष भाग गैलिया कैपिटिस, या इसको हम क्या भी बोल देते हैं भाई, एक्रोसोम भी कह देते हैं। तो इस तरह से याद रखना, अब ये क्या बन गया, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम प्लस क्या, न्यूक्लियस। एक्रोसोम और न्यूक्लियस ने मिलके किसका निर्माण किया, हेड का, शीर्ष भाग बन गया। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि भाई इस तरह से होता है। ये एक तरह से काल्पनिक डायग्राम बनाया तुम्हें समझाने के लिए, यानी एंड में ये हो गया, यानी यहाँ तक हेड बन गया। अब देखो क्या होता है साहब, हमारी कोशिका के अंदर यानी केंद्रक काम में आ गया, गोल्जी काय काम में आ गई। अब सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल, और वो सेंट्रियोल कैसे काम में आते हैं, देखो क्या एक सेंट्रियोल किसके, जस्ट इसके नीचे आके यानी इस केंद्रक की जो खांच है उस खांच में व्यवस्थित हो जाता है। और इस सेंट्रियोल को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कह देते हैं, समीपस्थ तारक का है, या इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है साहब क्या, कि जब अंडाणु का फर्टिलाइजेशन कर दिया जाता है शुक्राणु द्वारा, तो उस वक्त निषेचन के बाद एक क्रिया स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, विदलन, या हम क्या बोल देते हैं, क्लीवेज कह देते हैं। तो इस क्लीवेज को स्टार्ट करने में या इस क्लीवेज को प्रारंभ करने में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये तो इसका काम हो गया। अब तुम कहोगे साहब ये जो एक्रोसोम बना था ये क्या है, तो देखो ये एक तरह का लाइसोसोम होता है। एक तरह का क्या होता है, ये एक्रोसोम लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है साहब, कोशिका के अंदर आने वाले विभिन्न पदार्थ या डेड सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग होते हैं उनका अपघटन करना। इसका मतलब यहाँ पे इसका भी कुछ ना कुछ अपघटन करने का ही काम होता है। तुम कहोगे साहब क्या अपघटित करते हैं सर, तो सुनिए, इस एक्रोसोम द्वारा ये मान लो अंडाणु है, इस अंडाणु के पास जब ये शुक्राणु आता है ना, तो इस शुक्राणु के एक्रोसोमल भाग द्वारा विशेष लाइसोजाइम स्रावित किए जाते हैं। और उन लाइसोजाइम्स के द्वारा क्या होता है, अंडाणु के ऊपर पाए जाने वाले कोरोना रेडिएटा एवं जोना पेलुसिडा परत, या हम कहते हैं अंडावरणों का अपघटन करके शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश करता है, किसके, स्पर्म के। इस तरह से समझ गए। तो एक्रोसोम का कार्य मैं बता चुका हूं, बाकी विस्तार से जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कौन से लाइसोजाइम टाइप के पदार्थ इससे स्रावित होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, समझ गए। तो एक्रोसोम क्या काम करता है, शॉर्ट में अंडाणु वेदन। क्वेश्चन आ जाता है साहब, एग पेनिट्रेशन या अंडाणु वेदन का काम शुक्राणु का
कौन सा पार्ट करता है? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम किसका भाग है? हेड का। अब न्यूक्लियस का काम केवल ये होता है साहब, ये एक जीनोम सेट ले जाता है और वो किसको दे देता है? अंडाणु को। भाई हमने देखा अंडाणु के पास एक ही जीनोम सेट है, यानी एक जीनोम सेट मां से आया तो एक जीनोम सेट किससे जाएगा? पिता से। और पिता से इस जीनोम सेट को किसके रूप में? शुक्राणु अपने केंद्रक के रूप में पहुंचाता है। किसके लिए? इस अंडाणु के लिए सब n+n बराबर 2n। लो समझ गए? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है विदलन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हम बात कर लेते हैं अगला। ये तो एक सेंट्रियोल हो गया, इसके जस्ट समकोण। अब समकोण की बात करें तो मान लो एक सेंट्रियोल इधर है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे और इसके समकोण पर क्या होगा? ऐसे यहाँ स्थित होगा। अब ये आगे से तो हमें पीछे वाला सेंट्रियोल दिखाई नहीं देता, तो डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारककाय बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? दूरस्थ तारककाय या वेसल बॉडी। ये क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन देखो इस जगह पर होता है, यानी इसके पीछे और थोड़ा नीचे एवं पीछे की तरफ होता है। हम बात करें एक तरह से इसके क्या? समकोण पर स्थित होता है। इसको हम क्या कह देते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि इसके द्वारा, देखो ध्यान रखना, डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा क्या होगा साहब कि एक्सियल फिलामेंट किसका निर्माण होता है? एक्सियल फिलामेंट। या ध्यान रखना ये अक्षीय तंतु, देखो मैंने ये शो कर रखा है, ये जो अक्षीय तंतु है ना, क्योंकि इस अक्षीय तंतु के बगैर इसकी पूंछ का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? इस दूरस्थ तारककाय से किसका निर्माण होता है साहब? एक तरह से इसका फ्रेम या हम कह सकते हैं ढांचा, स्केलेटन, यानी अक्षीय तंतु का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? दूरस्थ तारककाय द्वारा। क्लीवेज में सहायक कौन सा होता है? समीपस्थ तारककाय। यहाँ तक बात आ गई क्लियर? तो देखो इस जगह पर हमारा कौन सा पार्ट तो कंप्लीट हो गया भैया? हेड हो गया कंप्लीट। अब हम मिडल पीस या मध्य भाग देखो क्या होता है कि मध्य भाग में किस में परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, तुम्हें पता है कि अधिकांशतः जो कोशिका द्रव्य होता है वो इस केंद्रक के पीछे इकट्ठा हो जाता है, यानी ये पीछे वाला भाग है, यहाँ इकट्ठा हो गया। जब इसका अधिकांश भाग, यानी अपन मान लेते हैं ये स्पर्मेटिड, यहाँ केंद्रक में तो ये परिवर्तन हो ही गए। अब इधर से सारा जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो सब यहाँ इकट्ठा हो गया। जब इसके पीछे वाले भाग में इकट्ठा होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये जो ब्लू कलर मैंने शो कर रखे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपन कह सकते हैं, एक तो या तो रिबन शेप स्पाइरल सर्पिल क्रम में, या हम कह सकते हैं फीते के समान इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो सर्पिल क्रम में ऐसे होते हैं, ये यूं ऐसे इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित रिबन शेप्ड संरचना होती है। और याद रखना इस संरचना को हम क्या बोल देते हैं? निवेन कर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहेंगे इसको? निवेन कर्ण। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित फीते जैसी या सर्पिल संरचना क्या कहलाती है? निवेन कर्ण कहलाती है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इसके मध्य में एक्सियल फिलामेंट्स जो किससे बना था? डिस्टल सेंट्रियोल से, वो हो गया। अब आगे की बात एक चीज ध्यान रखना कि ये जो निवेन कर्ण है ना, इस निवेन कर्ण के ऊपर क्या होता जाता है? साइटोप्लाज्म व्यवस्थित होता चला जाता है, और साइटोप्लाज्म व्यवस्थित होकर इस पर एक पतली लेयर बना लेता है साहब, एक पतली परत बना लेता है। तो याद रखना कि इस निवेन कर्ण या माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिल संरचना पर एक पतली परत का निर्माण होता है। इस परत को हम क्या बोलते हैं सब? मैनसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ मैनचेट बोल देते हैं, मैनसेट बोल देते हैं। ये रहा, तो ये क्या है? मिडल पीस। उसके बाद देखो इस के जहां पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल या निवेन कर्ण के माइटोकॉन्ड्रिया का एंड, इसी जगह पर क्या होता है? एक रिंग या मुद्रिकाकार या रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है साहब, मुद्रिका तारककाय। और ये मुद्रिका तारककाय क्या होता है? इस तरह से यहाँ व्यवस्थित होता है, दिखाई दे रहा है? ये रहा। पता है ये क्या करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया की सिचुएशन को व्यवस्थित रखता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से यहाँ तक अरेंज करके रखता है, ठीक है ना? एक तरह से इनका कंट्रोल करता है यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ से आगे एक्सियल फिलामेंट्स आगे चला जाता है, ये रहा, जिसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले इसकी कर लेते हैं। इस तरह से जब यहाँ सेंट्रियोल
तो रिंग सेंट्रियोल इधर व्यवस्थित हो गया, इधर डिस्टल सेंट्रियोल है। ये जो संरचना बनी मध्य में, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल पीस या बॉडी कह देते हैं। मिडल पीस या क्या बोल देते हैं, बॉडी कह देते हैं, या इसको वेसल बॉडी भी बोल देते हैं भाई, ध्यान रखना। अब सुनिए साहब, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि स्पर्म या शुक्राणु का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। अब तुम्हें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। इसका मतलब ऊर्जा का निर्माण कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के कौन से भाग में, मिडल पीस में। तो शुक्राणु का पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहेंगे, शुक्राणु के मध्य भाग को कहते हैं साहब, मिडल पीस को कहते हैं। समझ गए, ये चीज याद रखना। दूसरी बात सुनिए साहब, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको याद रखना, मिडल पीस को ही हम क्या कहेंगे, मध्य भाग को ही हम क्या कहते हैं, शुक्राणु का। और इसका काम क्या हुआ, इसका काम होता है साहब शुक्राणु के लिए मूवमेंट्स या लोकोमोशन आदि के लिए एनर्जी या ऊर्जा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मिडल पीस की। सीड्स के काम हो गए, संरचना हो गई, मध्य भाग के कार्य हो गए, संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं टेल की। तो देखो टेल में क्या होता है साहब, कि टेल की यदि हम बात करें तो ये एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु होता है, और इस अक्षीय तंतु के दोनों ओर क्या होते हैं साहब, विशेष टाइप के थिक फाइबर पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन फाइबर्स प्लस एक्सियल, यानी इन थिक फाइबर और किसके द्वारा, एक्सियल फिलामेंट्स, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है साहब, पुच्छ का निर्माण होता है। इसकी पुच्छ बहुत फ्लेक्सिबल होती है, याद रखना, दो पार्टों में। इसकी भी देखो एक दो भागों में बटी होती है, एक तो होता है मेन पीस और एक होता है एंड पीस। यानी ये तो होता है मध्य मुख्य भाग, और मुख्य भाग क्या होता है, जस्ट मिडल पीस के पास वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये होती है साहब इसके क्या, एंड पीस या अंत वाला भाग। पूंछ का काम क्या होगा, तुम्हें पता है टेल का कार्य होता है कि ये एक्सियल फिलामेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा संकुचन होते हैं, तो जो स्पर्म होता है ना वो इस तरह से क्या होगा, मूवमेंट्स करेगा, गति करेगा। इसका मतलब टेल का जो मेन कार्य वो क्या होता है साहब, शुक्राणु की गति में सहायक होता है, कौन, पुच्छ भाग, ठीक है। दूसरा एक चीज़ याद रखना कि टेल के अंदर जो एक्सियल फिलामेंट्स होता है, जब हम इसकी क्या काटते हैं, काट काट कर देखते हैं ना, तो भाई याद रखना इसमें सिचुएशन क्या पाई जाती है। तुमने किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में पढ़ा होगा, कसाव या अपन पचमाव की संरचना पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या, दो रिंग मध्य भाग में होते हैं या दो माइक्रो ट्यूब्यूल्स मध्य भाग में होती हैं, और बाकी डबल किधर होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से हम देखें तो 9+2 अवस्था होती है। 9+2 अवस्था जानते हो ना, पचमाव या कसाव, इसकी संरचना क्या होती है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स या माइक्रो ट्यूब्यूल्स से बनी होती है। अब ये 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स तो क्या है, परिधि पर, तो ये तो 9 हो गया, और 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या है, इसके सेंटर भाग में, ये 2 हो गए। तो इसको हम बोलते हैं 9+2 अवस्था। कई बार सुनते होगे तुम, है ना, 9+2 अवस्था। तो वो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो पचमाव या कसाव में पाए जा रहे हैं, तो वो हो गए साहब, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया भाई क्या, शुक्र कायांतरण, यानी एक गोल संरचना थी और उसके द्वारा ये क्या हुई, गतिशील एवं 3 भागों में बटी हुई संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम स्पर्म के बारे में तुम्हें पता है आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ये अपना शुक्र जनन की क्रिया यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से याद रखना, एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बने, 1। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी स्पर्मेटिड बन रही थी, 4। इसका मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बने, 4, ठीक है ना। अब ये डायग्राम अच्छी तरह से देखोगे, पढ़ोगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।